बच्चों, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को जल संसाधन के बारे में पूरा पढ़ा दिए थे। जल संसाधन में हम आप लोगों को सब कुछ बताए थे कि भाई आखिर किस तरीके से बिहार में जल संसाधन का विकास हुआ, यानी कि नहर का, नदी का, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को हम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताए थे और ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज ना हम लोग वन संसाधन के बारे में, ठीक है, आज हम लोग वन संसाधन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। वन संसाधन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों से बातचीत के दौरान हम आपको बताएंगे कि बिहार में वन जो है वो कैसा है। तो आप लोग बताइए कि बिहार में वन संसाधन कितना प्रतिशत है। आप लोग सबसे पहले तो हमें ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम आप लोगों को पहले भी बताए थे। तो एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि बिहार में वन कितना प्रतिशत है। एक बार बताओ बाबू फटाफट से, बिहार में वन संसाधन कितना प्रतिशत है, आप हमें बताइए। बिहार में वन कितना प्रतिशत है, ये आप हमें जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 7%। बहुत बढ़िया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हालांकि सब कुछ आपको पहले पढ़ाया गया है, लेकिन फिर दोबारा से हम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। देखो बाबू, वन जो है ना वो 7% है, ये तो आप सब लोगों को पता है, और ये बहुत कम है। कम से कम वन 33% होना चाहिए। कम से कम 33% वन होना चाहिए, लेकिन वन जो है वो बिहार में मात्र 7% है, जो बहुत कम है। बिहार का कुछ जिला तो ऐसा है जहां से वन संसाधन एकदम खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। बिहार का कुछ जिला ऐसा है जहां से कि वन संसाधन एकदम खत्म हो गया है ये नहीं है वन उधर, ठीक है ना। तो आज बिहार के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये पहले से आया था, वाह। बिहार में वन जो है वो कितना है, 7%, ओनली 7%। बिहार में वन ना केवल कितना है, 7% है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनता है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा कि बिहार में वन संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार में वन जो है वो मात्र और मात्र 7% है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन जो है वो कितना प्रतिशत है, 7% है। और बिहार के वन को दो वर्गों में रखा गया है, दो भागों में बिहार के वन को बांटा गया है। पहला है आर्द्र वन और दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। मतलब आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब बात आता है कि आखिर आर्द्र पतझड़ वन क्या है और शुष्क पतझड़ वन क्या है, ठीक है ना। बात आता है कि आर्द्र क्या है और शुष्क क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे आर्द्र कहने का क्या मतलब हुआ और शुष्क कहने का क्या मतलब हुआ। आर्द्र मतलब होता है भींगा हुआ, बारिश जहां हो, अगर वैसे जगह पे वन है तो उसको कहते हैं आर्द्र पतझड़ वन, और जहां बारिश बहुत कम हो उसको कहते हैं शुष्क पतझड़ वन। लेकिन इसको वन में अगर डिवाइड करें तो ध्यान रखिएगा, बिहार का जो पूर्वी मध्यवर्ती भाग है और जो दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग है उसमें इस प्रकार के वनों का विस्तार है, शुष्क पतझड़ वन का विस्तार है। और शुष्क पतझड़ वन जो होगा वहां पर मुख्य रूप से खैर, बहेड़ा, महुआ, अमरलास, शीशम, नीम, ये सब का पेड़ ज्यादा होता है। वन मतलब हुआ क्या, वन मतलब पेड़ पौधा, झाड़ जंगल, यही ना हुआ वन मतलब। वन मतलब कि जहां पर पेड़ पौधा हो, जहां पर कि झाड़ जंगल हो, ठीक है ना। अरे आप लोग कह रहे हैं कि सर आप सही में आनंद किशोर सर से मिले थे। बिल्कुल भाई, और सही में मिले ही नहीं थे, लगभग 20-25 मिनट हमारा उनसे बातचीत हुआ है। 20-25 मिनट बातचीत हुआ है, ठीक है ना। शॉर्ट्स वीडियो ये सब डाल देंगे, हालांकि लॉन्ग वीडियो तो क्या क्या बातचीत हुआ है तो वो हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक IAS ऑफिसर के साथ जो बातचीत होता है उसको पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता है। तो हम गाना लगा करके ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि IAS ऑफिसर है भाई, बिहार सरकार के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो अगर हमसे मिले हैं, बातचीत किए हैं, तो उनके साथ जो बातचीत हुआ है उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो बातचीत के मतलब बातचीत हो रहा है, उसका वीडियो है हमारे पास, तो हम उसको ना सॉन्ग वगैरह लगा करके डाल देंगे ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ बातचीत हो रहा है। और हमारा जो उनसे बातचीत हुआ है मुख्य रूप से हुआ बहुत काफी लंबा समय तो टारगेट बोर्ड पर हुआ, किस तरीके से अभी रन कर रहा है, आगे किस तरीके से और इसको बढ़ाया जा सकता है। चूंकि IAS ऑफिसर है तो अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, अच्छे अच्छे सुझाव दिए कि भाई किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद हमको वो वाला जो अभी छमाही जो एग्जाम हुआ था वो वाला भी बात हम उनको बताए कि सर हाफ ईयरली एग्जाम में इस प्रकार का जो पूरा बात हुआ, हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस भी गए तो फिर उसको सुने, बोले कि ठीक है हम देखेंगे। और फिर उसके बाद
और भी कुछ हम गए तो और भी कुछ इधर उधर का भी बातचीत हुआ, हमारे जिला के बारे में बात करने लगे, बताने लगे कि हम आपके जिला में एडीएम बन करके इतने साल से इतने साल तक रहे, तो ये सब ना कुछ बातचीत हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा उनके बारे में। ठीक है ना, तो अच्छा बातचीत हुआ है और वो आश्वासन दिए हैं कि आगे बिहार बोर्ड का व्यवस्था और सुधरेगा। ठीक है, और जो हमें आज सुझाव दिया ना वो बहुत बढ़िया रहा, तो बहुत खुश हो गए हम उनसे मिल करके, बहुत खुश, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, तब आज इतना आगे तरक्की कर रहे हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना वो तरक्की करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू। अरे उनका सिंपलिसिटी, इतना सिंपल ना भाई, विश्वास नहीं करिएगा। आईएएस अधिकारी हैं और इतने सिंपल ड्रेस में विश्वास करने लायक नहीं है। जब सामने से देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, कितने सिंपल ड्रेस में आईएएस अधिकारी। वो होता है मतलब दिखावा का नहीं, एकदम रियली में जो है। सर दिल्ली किस लिए गए थे? दिल्ली गए थे, उस दिल्ली जाने का जो मूल कारण था वो, जैसे ये होता है ना, हम लोग जब क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे थे तो पहला दिन, जिस दिन 5 तारीख को क्रैश कोर्स हम लोगों का लॉन्च नहीं हो पाया, तो आप देखे थे पीछे में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, उसी स्क्रीन के आगे खड़ा होकर के हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे थे। ठीक है, तो वो वाला स्क्रीन ना भाड़े पे लिया जाता है, मतलब कहीं दूसरी जगह पे लगा है, उसको पैसा देते हैं, भाड़े पे आता है। वही स्क्रीन लाने गए थे, वही स्क्रीन के बारे में अभी तो आया नहीं है, बातचीत करने गए थे। वही स्क्रीन अपने टारगेट बोर्ड ऑफिस में लगाना है, क्योंकि इतना सारा सेलिब्रेशन होता है, बैच लॉन्चिंग होता है, तो उस स्क्रीन का जरूरत हमको पड़ते रहता है। तो वही वाला स्क्रीन ना लाने के लिए गए थे। अब देखिए वो जल्दी हो सकता है, 1 आध महीना के अंदर में वो आकर के लग भी जाएगा। ठीक है, वो जो बड़का वाला स्क्रीन था, ठीक है ना, वो खराब हो गया था ना, वहाँ बैच लॉन्चिंग हुआ, कितना हमारा दुख का बात हुआ। तो हमको लगा कि अब काहे ना इसको अपना व्यवस्था घर में ही कर लिया जाए, अपने ऑफिस में ही कर लिया जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो गए थे। गुरु जी वो आपसे ज्यादा लंबे थे। अरे भाई आनंद किशोर सर के ना कंधे तक आवे करते थे, इतना लंबा है, उनको हमको इसे करके देखना पड़ता था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संक्षेप में अगर शुष्क पतझड़ वन के बारे में पूछेगा तो बता दीजिए, शुष्क पतझड़ वन में कौन कौन सा वृक्ष आएगा? तो ध्यान रखिएगा, खैर का वृक्ष आएगा, महुआ का वृक्ष आएगा, शीशम का वृक्ष आएगा, नीम का वृक्ष आएगा, बहेड़ा का वृक्ष आएगा। ये सब प्यारे बच्चों शुष्क पतझड़ वन का वृक्ष है, जिसको कि आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो देखो बाबू, अगर बात किया जाए वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये सब कुछ याद नहीं करना है ज्यादा, बस सुन लीजिए खाली। ठीक है ना, सुन लेंगे खाली ना तो याद रहेगा, क्योंकि सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ है। अगर जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगे बस उस लाइन को लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम देख चुके हैं इधर से ज्यादा प्रश्न आता नहीं है, जो आने वाला होगा हम बता देंगे कि ये वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो इतना सारा पढ़ने का कोई ये नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसको अगर आपको लगे कि इसको लिख लेना चाहिए तो कॉपी में लिख लीजिएगा, बाकी सिर्फ सुनते जाइए। हम लोग पहले से भी वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हम लोग पहले से भी वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़े हैं ना? बताओ बाबू, बताइए जल्दी से। हम लोग पहले से भी वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताइए, पढ़े हैं ना? वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या होता है? वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या होता है? वनों को बचाना। वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या होता है? वनों को बचाना। आप लोग तो जानते होंगे। एक मिनट रुक जाओ। वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या होता है? वनों को बचाना और वन्य जीव को बचाना, ये भी आप लोग जानते होंगे। मतलब वन को भी बचाना है और वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी बचाना है। तो हमारे लिए वन भी जरूरी है और हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है। तो दोनों को संरक्षित करना, दोनों को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में तो मात्र 7% वने हैं, तो वन को तो बचाना और जरूरी हो जाता है, और जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ पौधा लगाया जाए। ठीक है ना, आप लोगों को हम बताए थे ना कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कहीं पर 7%, 8-7 लिखा रहता है, कहीं पे 6% लिखा रहता है। आपके किताब में तो एक जगह बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ है, आपके किताब में एक जगह बहुत गलत लिखा हुआ है। आपका भूगोल का किताब है, अगर उसमें तो पेज नंबर 224 में देखिएगा तो उसमें लिखा है कि बिहार में वन 76.87% है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो किताब में भी जो बताइए, जो सरकारी किताब है उसमें भी गलत
डेटा दिया हुआ है कि बिहार में वन जो है वो 76.87% है। कभी संभव है? नहीं संभव है। तो बिहार में वन ना मात्र 7% है। ठीक है, एक ही किताब में दो जगह पर अलग अलग डेटा दिया हुआ है। बताइए, रहना चाहिए कितना वन? रहना चाहिए 33%। वन रहना चाहिए कम से कम 33% पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, लेकिन है कितना बिहार में? मात्र 7% है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोगों को चाहिए या फिर सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो वन की कटाई पर रोक लगा दे, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा दे। हालांकि सरकार तो लगैले है, हरे पेड़ पौधों की कटाई पर सरकार रोक लगाए हुए, चाहे आप ही का पेड़ क्यों ना हो, आप ही के खेत में क्यों ना हो, लेकिन आप हरे पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। अगर हरा पौधा को काट दिया ना, कोई शिकायत कर दिया, आप पर केस हो जाएगा। ठीक है ना? तो हरा पौधा को नहीं काटा जाता है। ठीक है बाबू? समझ में आ गया ना? तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधों की कटाई पर हमें रोक लगाना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? तो पेड़ पौधों की कटाई पर ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा, उद्यान का विकास करना होगा, जो विलुप्त वन क्षेत्र है उसको फिर से वन में बदलना पड़ेगा। यानी कि जहां से वन विलुप्त हो गया है, जिस जगह से वन विलुप्त हो गया है, फिर से क्या करना होगा? वहां पर वन को लगाना होगा। ठीक है ना? इसके अलावा वन रोपण में भी काफी वृद्धि हुई है। ठीक है ना? इसके अलावा वन रोपण में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यहां 2005-7 में 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपण हुआ। हमें याद है प्यारे बच्चों, 2005 और 7 नीतीश कुमार का शासन था बिहार में, और जब बिहार में नीतीश कुमार का शासन आया तो पेड़ पौधों पर बहुत ध्यान दिया गया। जितने भी बिहार के रोड थे, रोड के किनारे किनारे में पेड़ लगाया गया, बहुत ज्यादा पेड़ लगाया गया। डेटा यह है कि 2005-7 में 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपण हुआ, और 5-7 से लेकर के हमें जहां तक लगता है 2015-16 तक लगातार पेड़ लगा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में ना बहुत ज्यादा पेड़ लगा है बिहार में, बहुत पेड़ लगा है। कृषि वानिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया है। बिहार में वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से ही कई रीति रिवाज का प्रचलन है। मतलब बिहार में बहुत समय पहले से वनों को बचाने के लिए रीति रिवाज जो है वो प्रचलित है। ठीक है ना? बिहार में वनों को बचाने के लिए बहुत सारे रीति रिवाज प्रचलित है। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, नीम के पेड़ की पूजा ये की जाती है, बर के पेड़ की पूजा की जाती है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है, समी के पेड़ की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको माना जाता है कि इसमें भगवान रहते हैं और उसको काटा नहीं जाता है। तो ये रीति रिवाज है जिसके कारण वृक्षों की रक्षा होती है। उसके अलावा बहुत सारे वन्य जीव हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है ना? तो उनको भी बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। दरभंगा जिला में एक जगह है कुशेश्वर स्थान, ध्यान रखिएगा, वह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये पता नहीं 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है, हम पहले बता दिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये आएगा कुशेश्वर स्थान कहां है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि कुशेश्वर स्थान कहां है। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहां है बाबू? दरभंगा में है। अरे बच्चों को समझ में आया? ध्यान रखिए, कुशेश्वर स्थान कहां है? दरभंगा में है। अब हम बात करते हैं कि वन्य जीवों बिहार में वन का अभाव क्यों है। आप लोग कारण बता सकते हैं? अगर हम आपसे पूछे 1-2 कारण बता दीजिए जितना आपको पता हो कि आखिर बिहार में वन का अभाव क्यों है। 33% वन चाहिए, 7% का है। कोई बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए, बिहार में वन का अभाव क्यों है, ये आप लोग हमें बता दीजिए। बताओ बाबू फटाफट से। इसको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा भाई, ये कोई क्वेश्चन आंसर है कि पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में वन एवं वन जीवों के संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब भले आपको लिखना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। वन की कटाई से बिल्कुल, चलिए, और वनों की कटाई से वन का ह्रास हो रहा है। और बताइए, कृषि अधिक होने के कारण, बहुत बढ़िया, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, एकदम सही बात है, कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है। लोग वन को काट करके अपना आवास बना ले रहे हैं, घर बना ले रहे हैं, फैक्ट्री मतलब अगर लगता है तो वन को काट करके लगता है। वन संबंधी कह सकते हैं कि मानवीय चेतना का अभाव है, मतलब लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि वन को काटेंगे तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। तो ये सब कई कारण हैं जो कि बिहार में वन अभाव के मुख्य कारण है, इसलिए बिहार में वन जो है वो बहुत कम है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण लिखिए। आखिर बिहार में वन का अभाव क्यों है, इसका 4 कारण लिखिए। बिहार में वन का अभाव क्यों है, इसका 4 कारण। तो बाबू ध्यान रखिएगा, बिहार में वन का अभाव का 4 कारण निम्नलिखित है। कृषि क्षेत्रों का विस्तार, सबसे पहला है कृषि क्षेत्र का विस्तार। दूसरा है आवास भूमि का विस्तार, मतलब कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है जिसके कारण वन का ह्रास हुआ है। आवास भूमि का विस्तार हुआ है जिसके कारण वन का ह्रास हुआ है। कल कारखाना का विकास हुआ है उसके कारण वन का ह्रास हुआ है। वन संबंधी मानवीय चेतना का अभाव, मतलब वन के बारे में लोगों को ना नॉलेज कम है।
वन के बारे में लोगों को नॉलेज कम है, इसलिए यहां पर वन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आए तो इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि बिहार में ऐसे जिला का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। कह रहा है कि बिहार में ऐसे जिला का नाम लिखिए जहां पर कि वन विस्तार 1% से भी कम है। बहुत सारे ऐसे जिला हैं बिहार में, टोटल 38 को जिला है। ठीक है ना, टोटल 38 को जिला है, जहां पर कि ये उस 38 जिला में से कुछ जिला ऐसा है जहां पर कि वन नाम मात्र का है, मतलब एकदम कम है। कौन कौन जिला है? वो जिला है सिवान, सारण, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा। ये सब जिला ऐसा है जहां पर कि वन 1% से भी कम है। 1% से भी कम वन है, आप सोच करके देख लीजिए। तो बिहार में ऐसे कई जिला हैं जहां पर कि 1% से भी कम वन है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? समझ में आया बाबू ने? इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल पार्क, एवं अभ्यारण्य की संख्या बताएं और 2 अभ्यारण्यों की चर्चा करें। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं वन्य जीवों की रक्षा के लिए। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस लिए होते हैं? वन्य जीवों की रक्षा के लिए होता है, मतलब जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा के लिए होता है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो कह रहा है कि बिहार में 2 अभ्यारण्य है, उसके नाम बताइए और चर्चा करिए। बिहार में केगो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है, उसका नाम, उसका संख्या बताइए कितना है, और 2 अभ्यारण्य का चर्चा भी करें। तो बाबू, बिहार में अभ्यारण्यों की संख्या 14 है। परीक्षा में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बिहार में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको 14 सिलेक्ट करना है कि बिहार में अभ्यारण्य की संख्या 14 है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क सिर्फ एगो है। ठीक है ना, नेशनल पार्क एगो है। कौन सा नेशनल पार्क? संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, पटना में जो चिड़ियाघर है, पटना का चिड़ियाघर जानते हैं ना, वो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पटना का जो चिड़ियाघर है वह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो पटना के चिड़ियाघर का क्या नाम है? आपसे परीक्षा में सवाल भी आ जाएगा कि पटना में चिड़ियाघर का नाम क्या है। तो पटना के चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार में यही है, पटना का चिड़ियाघर, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। पटना का राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता, सिर्फ और सिर्फ एक ही चिड़ियाघर है पटना में, सॉरी पूरे बिहार भर में। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी जैसे आप राजगीर अगर जाते होंगे तो राजगीर में आप लोग जू सफारी देखे होंगे। हुआ सर्दी पूरा आ रहा है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, राजगीर अगर जाएंगे ना तो वहां आपको जू सफारी देखने के लिए मिलेगा। वहां पर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है पटना का चिड़ियाघर, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार में वन्य जीवों को संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। मतलब बिहार में वन्य जीवों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, बिहार में वन्य जीवों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करना है। तो बाबू, बिहार में वन्य जीवों को संरक्षण पर विस्तार से अगर चर्चा करें तो बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण का विस्तार, वन विनाश पर विराम लगाया जाए जिससे वन्य जीव का स्थल मौलिक स्थिति में बना रहे। मतलब बिहार में जो वन्य जीवों के रहने का स्थान है, वन्य जीवों के रहने का जो स्थान है, सबसे पहले उसको नष्ट करना बंद करें। जीव जंतु कैसे घट रहे हैं, जंगली जीव जंतु आखिर घट कैसे रहे हैं? क्योंकि वन खत्म होते जा रहा है। अगर घर ही खत्म हो जाए तो घर में रहने वाले लोग तो खत्म हो जाएंगे ना। तो जो जीव जंतु हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनका घर है जंगल, और आप जंगल को ही कटाई कर दे रहे हैं, जंगल ही कट जा रहा है। तो जब जंगले कट जा रहा है तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो तो इधर उधर भाग जाएंगे ना, वो तो खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वन विनाश पर विराम लगाया जाए, मतलब वन विनाश को रोका जाए। दूसरा, आखेट पर पाबंदी लगाया जाए, यानी कि
जीव जंतुओं को मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाए। जीव जंतुओं को मारा जाता है ना, उस पर कम से कम क्या किया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। उसके बाद तीसरा, रासायनिक दवाओं के प्रभाव से भी वन्य जीवों की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है। बहुत सारे ऐसे रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है वनों में, जिससे कि क्या होता है, उनका प्रजनन क्षमता घट रहा है। और अगर प्रजनन क्षमता घटेगा तो संख्या नहीं बढ़ पाएगा, तो इसलिए वन्य जीवों का भी संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। इस संदर्भ में सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अगर ध्यान दे तो ये संख्या बहुत बढ़ सकता है, वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है। तो सरकार को इस संदर्भ में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिखा जाएगा बाबू, बताइए यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, बताओ बाबू। और अगर यहां तक क्लियर है तो आप ये मान लीजिए कि आपका वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन जो है वो बिहार के बारे में लगभग समाप्त हो गया है। बिहार के बारे में बस इतना ही पढ़ना था, अब आप लोगों को इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बिहार में थोड़ा सा खनिज के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है ना। बिहार में थोड़ा खनिज के बारे में पढ़ना है कि भाई बिहार में खनिज का क्या स्थिति है। अब खनिज के बारे में तो हम इतना आपको बता दिए कि बिहार में ज्यादा खनिज है नहीं। झारखंड में था खनिज, जो कि अब बिहार से अलग हो गया है। पहले बिहार और झारखंड एक के साथ था, लेकिन अब झारखंड जो है वो अलग हो गया है। अब ज्यादा खनिज बिहार में बचा नहीं है क्या। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज का परिभाषा तो आपको पता है। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अधिकांश खनिज क्षेत्र झारखंड में चला गया, बिहार में खनिज खाली हो गया। अब बिहार में खनिज है ही नहीं। खनिज को दो भागों में रखा जाता है, ये तो आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, ठीक है ना। धात्विक खनिज जिसमें धातु आ जाए, धात्विक खनिज जिसमें कि धातु का अंश हो, ऐसा खनिज जिसमें धातु हो, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और जिसमें धातु नहीं है उसको क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। तो धात्विक खनिज, इसके अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, अयस्क के सब आते हैं। और बॉक्साइट का भंडार बिहार में 1.5 हजार मीट्रिक टन है। यानी कि बिहार में बॉक्साइट है, और बिहार में इसके अलावा अब्रक भी मिलता है, बिहार में चूना पत्थर भी मिलता है, लेकिन वो सब अधात्विक खनिज में आ जाएगा। तो अगर धात्विक खनिज का बात किया जाए तो बिहार में बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट से कौन सा धातु बनाया जाता है, जल्दी से बताइए, बताओ बाबू। बॉक्साइट से कौन सा धातु बनाया जाता है, एक बार जल्दी से बताइए। बॉक्साइट से कौन सा धातु बनता है, एल्युमिनियम बनता है, आप लोग को पता है। बॉक्साइट से कौन सा धातु बनता है, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम बनता है, ठीक है ना। बॉक्साइट से कौन सा धातु, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम धातु बॉक्साइट से बनता है। क्लियर, याद रहेगा, हाँ एल्युमिनियम बनता है। और दूसरा बात करें बाबू अधात्विक खनिज का, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो चूना पत्थर आता है, अभ्रक आता है, डोलोमाइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, ये सब अधात्विक खनिज हैं जो कि बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बाबू देखो, अब बात करते हैं अभ्रक का, क्योंकि झारखंड में ना सबसे ज्यादा अभ्रक मिलता है, ठीक है। बिहार में भी अभ्रक मिलता है, नवादा जिले में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, जमुई जिले में मिल जाएगा, बांका जिले में मिल जाएगा। इन सब जगहों पर ना थोड़ा अभ्रक का किस्म है, अभ्रक का उत्पादन है। नवादा, उसके अलावा जमुई, उसके अलावा बांका जिला, ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 जिला ऐसा है जहां पर कि अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार में। ऐसे तो बिहार में ज्यादा खनिज नहीं है, ज्यादा खनिज आपका झारखंड में है। झारखंड में देखिए कोयला ही कोयला है, अभ्रक ही अभ्रक है, ठीक है ना। थोड़ा लोहा, एल्युमिनियम, ये सब धातु थोड़ा थोड़ा झारखंड में मिल जाता है, लेकिन बिहार में नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि अभ्रक कहां मिलता है, इसका क्या उपयोग है। क्वेश्चन आएगा कि अभ्रक कहां मिलता है, बिहार में कहां मिलता है और इसका उपयोग क्या है। तो लिखेंगे बिहार में अभ्रक झारखंड के क्षेत्रों में, मतलब झारखंड से जो सटा हुआ इलाका है उधर, जैसे नवादा, जमुई, बांका जिला में पाया जाता है। यहाँ का अभ्रक जो है वो सर्वोत्कृष्ट किस्म का है। इसका अधिकांश उपयोग विद्युत कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। यानी कि अभ्रक का उपयोग कहां होता है, विद्युत के उपकरण के निर्माण में। अभ्रक का उपयोग कहां होता है, विद्युत के उपकरण के निर्माण में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा वस्त्र निर्माण, रंग रोगन में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग वस्त्र के निर्माण में, रंग वगैरह बनाने में भी अभ्रक का उपयोग होता है। तो बाबू पूछ रहा था क्वेश्चन कि अभ्रक कहां मिलता है और इसका उपयोग क्या है, तो बड़े आराम से लिख लेंगे कि अभ्रक कहां मिलता है और इसका उपयोग क्या है, ठीक है ना। ये तो हो गया अभ्रक का बात। उसके बाद बात करते हैं ग्रेफाइट का, यूरेनियम का। तो अगर पूछेगा कि बिहार में ग्रेफाइट कहां है, कहां कहां ग्रेफाइट मिलता है, बिहार में यूरेनियम कहां कहां मिलता है, ठीक है ना। बिहार में ग्रेफाइट कहां मिलता है, यूरेनियम कहां मिलता है, तो ग्रेफाइट आपको मिलता है मुंगेर में, रोहतास में। यूरेनियम कहां मिलता है, तो यूरेनियम बिहार में नहीं मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन फिर से आएगा कि बिहार में ग्रेफाइट और यूरेनियम के वितरण को लिखिए कि ग्रेफाइट और यूरेनियम कहां कहां पर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में ग्रेफाइट और यूरेनियम का वितरण इस प्रकार है, ग्रेफाइट आपको मिलेगा मुंगेर में और यूरेनियम आपको मिलता है रोहतास में।
यूरेनियम कहाँ मिलता है? रोहतास में। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया। ग्रेफाइट जो है वो मुंगेर और रोहतास दोनों में, और यूरेनियम जो है वो अप्राप्त है। यूरेनियम मतलब कि बिहार में नहीं मिलता है। बिहार में यूरेनियम नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा फिर से कि बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत करके किसी एक वर्ग के खनिज का वितरण और उपयोगिता को लिखे। कि भाई बिहार में खनिजों का वर्गीकरण करें, कितने प्रकार के खनिज होते हैं? तो बिहार में 2 प्रकार के खनिज होते हैं। कौन कौन? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अभी आपको बताया कि धात्विक खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सोना, यश के सब आता है, और अधात्विक खनिज इसके अंतर्गत चूना पत्थर, अबरक, डोलोमाइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, सलेट और सोरा जैसी अधात्विक खनिज भी यहां उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर कह रहा था कि एक वर्ग के खनिज का वितरण और उपयोगिता लिखिए। तो बाबू अगर बॉक्साइट का वितरण अगर लिखेंगे तो बॉक्साइट गया जिले में, जमुई जिले में और बांका जिले में, इन सब जगहों पे बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट का उपयोग कहां होता है? तो एल्युमिनियम निष्कर्षण करके वायुयान बनाने में। वायुयान जो बनता है वो एल्युमिनियम का बनता है, बर्तन एल्युमिनियम का बनता है, विद्युत तार एल्युमिनियम का बनता है। तो बाबू इन सब जगहों पर एल्युमिनियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन बड़ा आसान था, बड़ा हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए बिहार में खनिजों को वर्गीकृत करिए। तो वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत कर दिए कि भाई 2 प्रकार के खनिज है, एक है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में मुख्य रूप से बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट जमुई में मिल जाता है, बांका में मिल जाता है। उपयोग कहां है भाई बॉक्साइट का? तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान में, बर्तन बनाने में, विद्युत का उपकरण बनाने में, विद्युत का जो तार होता है वो बनाने में, इन सब जगहों पर क्या होता है? एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। याद रहेगा? बताओ बाबू, क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? बताइए फटाफट से, याद रहेगा? जल्दी से बताइए, बताओ भाई जल्दी जल्दी से, यहां तक याद रहेगा? और देख लीजिए भाई, आप लोगों को ना पढ़ाने के लिए ये आ गया है, पढ़ा दो उधर सबको। ये अभी ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्लास में पहुंच गया है भाई। अभी ना हम क्लास में सब लोगों को पढ़ाएंगे। क्या जी? सब लोगों को पढ़ा दो कि बिहार में जो खनिज है बॉक्साइट कहाँ मिलता है? जमुई में मिलता है, बांका में मिलता है। हाँ, बिहार में जमुई में मिलता है खनिज, बांका में मिलता है। अब बिहार में जो निकलता है ना एल्युमिनियम, उसका उपयोग कहाँ पर होता है? वायुयान में, बर्तन में, विद्युत तार में, इन सब जगहों पर उपयोग होता है। याद हो गया? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, याद हुआ? नहीं याद हुआ? बड़ा शरारती बच्चा है, याद नहीं करता है। बोलो जी, नहीं याद हुआ ना? चलो चले जाओ 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 जाओ, चले जाओ जाओ। ये लड़का जो है ना, तो ये लड़का ना बिल्कुल नहीं पढ़ता है, चले जाओ। चलिए तो बाबू यहां तक आप लोग समझ गए ना? सर आपका सबसे ज्यादा झगड़ा किससे होता है? आप लोगों से होता है। ठीक है ना, आप लोगों से ज्यादा झगड़ा और किससे होगा? ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो भी बताए हैं? एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिखिए डबल सी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट से लिख दीजिए डबल सी कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है शक्ति के साधन। क्या पढ़ना है? शक्ति के साधन, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। ठीक है ना? शक्ति के साधन में हम लोगों को परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ना है। क्लियर? अब हम लोगों को परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आइए, अब हम लोग अगर शक्ति के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, शक्ति के साधन के बारे में, तो परंपरागत स्रोत हम आप लोगों को पहले से परंपरागत स्रोत के बारे में बताए हैं। अगर परंपरागत स्रोत के बारे में बताए हैं तो जल्दी से बता दीजिए परंपरागत स्रोत का उदाहरण। ठीक है ना? और गैर परंपरागत स्रोत भी बताए हैं, गैर परंपरागत स्रोत भी बताए हैं ना? नवादा में ककोलत जलप्रपात में कभी आए हैं सर आप? देखो बाबू, नवादा का तो ककोलत जलप्रपात में नहीं गए हैं, लेकिन इच्छा है जाने का और बहुत जल्दी जाएंगे, इसी वर्ष जाने का इच्छा है। ठीक है, आइए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है ना? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में प्यारे बच्चों मुख्य रूप से क्या आएगा? पवन ऊर्जा ये सब आ जाएगा, सौर ऊर्जा ये सब आ जाएगा, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है ना? जल ऊर्जा आ जाएगा,
तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बिहार के कई तापीय विद्युत केंद्र है। इसमें कहलगांव, ध्यान से सुनिएगा बाबू अब तापीय विद्युत केंद्र जहां से कि बिजली बनता है, तो भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, ठीक है ना। तो कहलगांव में भी तापीय विद्युत केंद्र है, कांटी में भी है, बरौनी में भी है, इन सब जगहों पर तापीय विद्युत केंद्र है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है और भविष्य में इसकी क्षमता 1500 मेगावाट करने की योजना है। आप लोग अगर भागलपुर जिला से बिलोंग करते होंगे तो आपके बगल में कहलगांव पड़ता है और कहलगांव में बिजली का उत्पादन होता है और इसकी क्षमता फिलहाल 800-850 मेगावाट है, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ा करके 1500 मेगावाट करने की योजना है कि इसको बढ़ा करके 1500 मेगावाट किया जाएगा। तो कहलगांव कहां में पड़ता है? भागलपुर में। याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र कहां है, तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है वो भागलपुर में है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि ये कहलगांव के बाद आएगा कि कांटी तापीय विद्युत केंद्र कहां है, तो ध्यान रखिएगा कि कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट है। कहलगांव भागलपुर में है और कांटी तापीय विद्युत केंद्र तो ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, ठीक है ना। कांटी तापीय विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है, तो कांटी तापीय विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। परीक्षा में यह भी सवाल पहले पूछा गया है कि जो बरौनी ताप विद्युत परियोजना है उसका स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है, तो याद रखिएगा बरौनी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है, ठीक है ना। बरौनी ताप विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी उत्पादन क्षमता, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 145 मेगावाट। क्वेश्चन है कि बिहार में तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख करिए। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाले में कि बिहार का जो तापीय विद्युत केंद्र है उसके बारे में उल्लेख करें, तो लिख देंगे कि बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कहलगांव, कांटी, बरौनी में स्थापित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र भागलपुर में, कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र बरौनी में है, ठीक है ना। इसके अलावा बाढ़ और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी निर्माणाधीन है। बाढ़ में भी है एनटीपीसी, ठीक है ना, बाढ़ में भी है और नवीनगर में भी है, तो इन सब जगहों पर अभी निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य हो ही रहा है। तो ये हो गया परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मुख्य रूप से हम लोगों को तापीय विद्युत केंद्र के बारे में पढ़ना था। तापीय विद्युत केंद्र मतलब जहां से बिजली बनता है। अब उसके बाद बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की संभावना भी बिहार में बहुत अधिक है, ठीक है ना। बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना मौजूद है। बिहार में 92 संभावित स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जा सके, जिनकी कुल क्षमता 46.1 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा कि पवन ऊर्जा और बायोगैस इत्यादि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के मुख्य उदाहरण है। बिहार के प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों का वर्णन करिए और किसी एक स्रोत का विस्तार से चर्चा करिए। क्वेश्चन यहां से बस एक ये बन जाता है कि बिहार के प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र का वर्णन करना है कि बिहार में कौन कौन से ऊर्जा क्षेत्र हैं, इसका वर्णन करना है। तो बिहार के अंतर्गत ऊर्जा के कई स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे जल विद्युत, तापीय विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब ना बहुत तरह के बिहार में ऊर्जा संयंत्र विकसित किए गए हैं। और बिहार में अभी 44.10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जो क्रम से 6.6 मेगावाट, 3.3 मेगावाट, 15 मेगावाट एवं 1.2 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करते हैं। यानी कि बिहार में कुल मिलाकर के अभी 44 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो शक्ति के साधन में मुख्य रूप से हम लोगों को जल विद्युत ये सब के बारे में ही पढ़ना था, ज्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना था। अब उसके बाद आता है ये शक्ति के साधन के बाद बिहार में उद्योग। भाई बिहार में कौन कौन सा उद्योग लगा हुआ है, बिहार के उद्योगों के बारे में पढ़ना है कि बिहार में कौन कौन सा उद्योग है और परिवहन के साधन। तो अब हम लोगों को जो अगला टॉपिक पढ़ना है ना वो उद्योग के बारे में ही पढ़ना है। बिहार में उद्योग और परिवहन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि कृषि आधारित उद्योग है, गैर कृषि आधारित उद्योग है, उसके अलावा परिवहन में के बारे में पढ़ना है, पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। तो अभी ना हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो अब ना हम अगली क्लास में आप लोगों को बिहार परिवहन एवं उद्योग के बारे में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। बिहार परिवहन एवं उद्योग के बारे में ना हम आप लोगों को अगली क्लास में पूरा पढ़ा देंगे। 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर अब लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर जो है वो लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस। तो मिलते हैं अब आप लोगों से हम अगली क्लास में। और शाम में आज जो क्लास होने वाला है बाबू, तो शाम में आज होगा कौन सा क्लास पता है? दोपहर में देख लीजिए शायद क्लास होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज ऑफलाइन सेंटर में भी थोड़ा सा जाना है, वहां भी आज से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। तो आज थोड़ा सा दोपहर में हमको लगता है कि उधर निकल जाएंगे। तो अगर निकल गए तो आज दोपहर वाला क्लास नहीं होगा। शाम में आज हम लोगों का हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। शाम में हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा। तो शाम में हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से शाम में अधिक संख्या में आप लोग जुड़िएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब अगली क्लास में, और आपका ज्योग्राफी 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाबू जय हिंद, धन्यवाद।